साथियों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल रेलवे सर्विस गाइड पर आपका स्वागत है। छुट्टियों के बारे में आज हम बात करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण छुट्टी, जिसको EOL बोलते हैं। EOL के क्या रूल है? इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के पैरा 530 में इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव किस कंडीशन में स्वीकार की जाएगी, कितने दिन की जाएगी, क्या नियम है। सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी जो रेल कर्मचारी है उसको छुट्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मंजूर की जा सकती है जब जब उसके पास कोई और छुट्टी एडमिसिबल नहीं हो। मतलब उसके पास कोई छुट्टी नहीं बची हो तो फिर वो EOL मांगता है तो उसको EOL दे सकते हैं। दूसरा है कि उसके पास और लीव एडमिसिबल है, मतलब है छुट्टी, लेकिन उसकी इच्छा है वो लिखित रूप में दे कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव चाहिए, तो अभी वो उसके लिए आवेदन कर सकता है और उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जा सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो मांगता है वो विशेष कारण होते हैं, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए चाहिए, या कभी हायर स्टडी, पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में अगर वो हायर स्टडी करना चाहता है रेल कर्मचारी, तो अभी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव देते हैं। या विशेष परिस्थिति, उसकी कोई घर की ऐसी विशेष परिस्थिति वो अगर बताए तो उस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कर्मचारी को स्वीकृत की जा सकती है। इसकी जो लिमिट है वो 5 साल से ज़्यादा, एक स्पेल में 5 साल से ज़्यादा इसमें सब तरीके की छुट्टी आ जाएगी, कुल मिला के उससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती। अब ये कितने समय की और कब स्वीकृत की जाती है, इसके लिए लिखा हुआ है कि कर्मचारी नॉर्मल अगर मांगता है तो 3 महीने की छुट्टी उसको सामान्यतः दे दी जाएगी। EOL 3 महीने तक कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो मांगता है तो उसको स्वीकृत की जा सकती है कि 3 महीने की छुट्टी। 3 महीने से ज्यादा हो और कर्मचारी की 1 साल की सर्विस हो गई हो, 1 साल की सर्विस की यहाँ कंडीशन लगा दी है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट पर अगर वो कोई बीमारी का सर्टिफिकेट देता है तो उसको 6 महीने की छुट्टी EOL स्वीकृत की जा सकती है। लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि कर्मचारी की सर्विस जो है 1 साल होनी चाहिए। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को 1 साल की सर्विस हो गई है उनको कुछ बीमारी है, उन बीमारियों में 18 महीने तक की छुट्टी EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। एक तो क्षय रोग, TB जिसको बोलते हैं, फेफड़े में अगर TB हो गई है और वो रेलवे अस्पताल से उसका इलाज करवा रहा है, या रेलवे ने कोई रेलवे चेस्ट क्लिनिक अलग से TB का एक सेक्शन होता है उसमें इलाज करवा रहा है, तो उसको 18 महीने तक की EOL स्वीकृत की जा सकती है। या फेफड़े के अलावा शरीर के कोई अन्य भाग में TB हो गई है और वो क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट है या सिविल मेडिकल ऑफिसर्स है जो TB का ही इलाज करता है, तो ऐसे आदमी का अगर वो सर्टिफिकेट देता है तो भी उसको 18 महीने की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। किसी रेल कर्मचारी को कुष्ठ रोग हो गया तो कुष्ठ रोग में वो कोई मान्यता प्राप्त कुष्ठ रोग संस्था से अगर इलाज करवा रहा है, उस केस में भी उसको 18 महीने तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। किसी कर्मचारी को कैंसर हो गया या मानसिक रोग से वो पीड़ित है और कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, या कोई विशेषज्ञ है जो रिकॉग्नाइज है, उससे वो इलाज करवा रहा है, तो उस केस में भी उसको 18 महीने तक की EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जा सकती है। तो ये बीमारी के होने पर कर्मचारी को स्वीकृत की जा सकती है। इसमें
कर्मचारी को डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई ये बीमार है और इसको इलाज चल रहा है और इसमें ये ठीक होने की संभावना है, 18 महीने इसको लगेंगे, तो उसके डॉक्टर के सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि टीबी में कंटिन्यूअस इलाज चलता है। टीबी में एक दिन की भी टैबलेट नहीं छोड़ सकते। अब मान लो कोई कर्मचारी अपने निवास स्थान पर गया है और वहाँ टीबी का इलाज करवाने लग गया, और वो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या ऑथराइज है, रिकॉग्नाइज टीबी का सेंटर है, वहाँ अपने निवास स्थान पे भी अगर वो करवा रहा है तो वहाँ से सर्टिफिकेट एक लेके आना पड़ेगा और वो अपने ऑफिस में देगा, या भिजवा सकता है, बाई पोस्ट भिजवा देगा कि भाई ये है, और इसको वो डॉक्टर रिकमेंडेशन करेगा कि इसका 18 महीने में टीबी ठीक होने की संभावना है। तो उस सर्टिफिकेट पर वो अपने निवास स्थान पर जहाँ इलाज करवा रहा है वहाँ के डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर, यहाँ जहाँ नौकरी कर रहा है वहाँ पर जमा करवाने पर 18 महीने की उसको ईओएल स्वीकृत की जा सकती है। अब कोई हायर स्टडी करना चाहता है लोक हित में, जनहित में, अगर हायर स्टडी करता है तो उस कर्मचारी को 24 महीने की पढ़ने के लिए ईओएल स्वीकृत की जा सकती है। इसमें शर्त ये लगी हुई है कि जब उसकी 24 महीने की अवधि पूरी होती है, जब कर्मचारी की टोटल सर्विस 3 साल हो जानी चाहिए, थोड़ा गोल लिखा है कि 24 महीने खत्म हो जाने पर कर्मचारी का कुल सर्विस 3 साल हो जानी चाहिए, मतलब 1 साल बाद इसको दे सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि स्टडी पे वो गया है, पढ़ने गया है, तो आने के बाद उसको रेलवे की नौकरी करना अनिवार्य है, वो भी 3 साल तक, मतलब 3 साल पहले वो रेलवे की नौकरी को छोड़ नहीं सकता है। अब ये जब प्रतिबंध लगाया है तो स्टडी के लिए जाने से पहले कर्मचारी से बॉन्ड भरवाया जाएगा। ये एनेक्सर 2 है, उसमें बताया गया है। तो एनेक्सर 2 में कर्मचारी बॉन्ड भर के देगा, जिसमें 2 श्योरिटी रेलवे के परमानेंट एम्प्लॉय होंगे जो उससे हायर ग्रेड में होंगे, वो उसकी श्योरिटी देंगे कि भाई ये आदमी पढ़ाई करने के बाद वापस रेलवे में आएगा और 3 साल की सर्विस कम से कम देगा, उससे पहले रेलवे को नहीं छोड़ेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया, स्टडी करने के बाद रेलवे में नहीं आया या 3 साल पहले रेलवे को छोड़ने की सोचता है, तो उससे जो ट्रेनिंग कॉस्ट उस पर खर्च हुआ है, सरकार का जो पैसा खर्च हुआ उसको पढ़ाने के ऊपर, उसको ब्याज सहित वापस ले लिया जाएगा। तो कर्मचारी को ब्याज सहित पैसा सरकार को लौटाना पड़ेगा। दो श्योरिटी, इसीलिए 2 परमानेंट रेलवे कर्मचारियों की श्योरिटी ली जाती है। अगर उसने कुछ बदमाशी किया तो जो श्योरिटी दे रहे हैं उन लोगों को पकड़ लेंगे और उनकी तनख्वाह से रिकवरी हो। तो इसमें 24 महीने की छुट्टी स्वीकृत करने से पहले ये कंडीशंस है। एक और इसमें अच्छी चीज दे रखी है कि कोई आदमी अनऑथराइज एब्सेंट हो गया। मैं हमेशा बोलता हूं कि अनऑथराइज एब्सेंट और ऑथराइज एब्सेंट, हम नौकरी करते हैं तो प्रेजेंट होते हैं और नौकरी से दूर चले जाते हैं तो एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन परमिशन लेके जाते हैं तो ऑथराइज एब्सेंट, और परमिशन लेके नहीं जाते तो अनऑथराइज एब्सेंट। अनऑथराइज एब्सेंट में तनख्वाह कट जाती है, तनख्वाह नहीं मिलती है। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में भी तनख्वाह नहीं मिलने वाली है, लेकिन ये ऑथराइज एब्सेंट है तो हमारे ऊपर डीआर नहीं होगा। तो अगर कोई कर्मचारी अनऑथराइज एब्सेंट हो गया और फिर वो वापस ड्यूटी पे आया और अपने कंपेटेंट ऑथोरिटी कौन, जो छुट्टी स्वीकृत करता है, उसको ये समझाने में वो सफल हो गया कि मेरी ये परिस्थिति
थी, इसलिए घर पे रुक गया या मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाया और एब्सेंट हो गया, तो कंपटेंट ऑथोरिटी उसको बैक डेट से ईओएल स्वीकृत कर सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कर सकता है। ये एक तरह से LWPA, लीव विदाउट पे, तो उसको उस पीरियड की तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर डीआर एक्शन नहीं। तो ये बैक डेट में भी कंपटेंट ऑथोरिटी जो है पूर्व पिछले प्रभाव से इसको स्वीकृत कर सकता है। इसमें एक मुझे एग्जाम्पल याद आया है कि एक रेल कर्मचारी की परिस्थिति ऐसी थी, घर पे उसके फादर बीमार थे, उसकी वाइफ भी बीमार हो गई थी और उसको जाना पड़ा। 10-15 दिन रुक के आया था, उसको छुट्टी नहीं दी थी और वो गया। और बाद में आया और उसने अपने बॉस को समझाया कि सर मेरी ये परिस्थिति थी। बोल ठीक है, आप लिख के दे दो। उसने लिख के दे दिया। लिख के दे दिया, उसी समय जब वो मिल के आया तो SF11 भिजवा दिया। समझा के तो आया उसने, वो लिख के दे दो, उसने लिख के भी दे दिया। HRMS पे अप्लाई कर दिया छुट्टी के लिए, लेकिन SF11 दे दिया। और SF11 में उस आदमी ने अपनी परिस्थिति लिखी, तो जवाब लिखा कि सर मेरा घर पे ऐसा है, फादर बीमार रहते हैं, मैंने माँ पत्नी को भी छोड़ के रखा है और मेरी पत्नी उस समय और बीमार हो गई तो मुझे जाना पड़ा। तो उसको एक स्टेज नीचे, प्रेजेंट ग्रेड पे में एक स्टेज नीचे 2 साल के लिए विदाउट फ्यूचर इफेक्ट उसका वेतन घटा दिया। NIP आ गई, लेकिन इसी अवधि में चार्जशीट दिया, उसका जवाब दिया और NIP आई इसी अवधि में। उसने HRMS पे अप्लाई किया था छुट्टी के लिए, तो उसी ऑथोरिटी ने जिसने चार्जशीट दिया था EOL कर्मचारी की सैंक्शन कर दी। EOL सैंक्शन हुआ। जब NIP आ गई तो उस कर्मचारी ने मेरे से संपर्क किया कि साहब ऐसा हुआ, मुझे पनिशमेंट दिया और मैं एब्सेंट था। मैं एब्सेंट तो पनिशमेंट होता भी, लेकिन उसने वो बताया कि साहब मैंने HRMS से अप्लाई किया था, उन्होंने बोला कि ठीक है तेरी परिस्थिति ऐसी है तो अप्लाई करो, तो मेरी EOL स्वीकृत कर दी। अब जब EOL स्वीकृत हो गई तो वो तो ऑथराइज एब्सेंट हो गया, LWP लीव विदाउट पे हो गया एक तरह से, तो फिर पनिशमेंट देना गलत हो गया। तो मैंने उसकी अपील लिखी और फिर अपील में ऊपरी अधिकारी को ये बात बताई कि भाई मैं गया था, ये बात सही है, एब्सेंट रहा ये भी सही है। मेरी बात से अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी है, वो सहमत हो गए थे। उन्हीं के आदेश पे मैंने HRMS में अप्लाई भी किया और उन्होंने मेरी EOL स्वीकृत भी कर दिया है। मुझे 15 दिन की तनख्वाह नहीं दे रहे, वो चलेगा, लेकिन जब EOL स्वीकृत है इसका मतलब मैं ऑथराइज एब्सेंट हूँ, तो मुझे जो ये पनिशमेंट दिया है ये सही नहीं है। और जो अपील किया था हमने, अपीलेंट ऑथोरिटी ने उस बात को माना और ये भी माना कि कर्मचारी के घर पे वास्तविक रूप से परेशानी है कि उसके पिताजी बीमार रहते हैं, उसकी वाइफ भी बीमार हो गई, इसके कारण वो यहाँ पे अकेला नौकरी कर रहा है, अपनी वाइफ को अपने माँ बाप के, बुढ़े माँ बाप के पास रखा हुआ है। और बात से कंसीडर हो गए और EOL अगर स्वीकृत किया है तो फिर चार्ज पूरा ही ड्रॉप कर दिया, पनिशमेंट खत्म हो गया और चार्ज से ड्रॉप कर दी। तो सक्षम अधिकारी अनऑथराइज एब्सेंट को भी बैक डेट में इसको स्वीकृत कर सकता है। अब इसको किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो मैंने जब CL के बारे में बताया था तो बताया था कि CL जो है लीव नहीं है, ये ऑन ड्यूटी होता है, तो CL लीव की फैमिली में शामिल नहीं है। तो मतलब ये CL के साथ नहीं जुड़ सकती, भाई फैमिली वालों के साथ जुड़ सकती है, तो EOL CL के साथ कंबाइंड नहीं होगी, नहीं किसी के भी साथ कंबाइंड हो जाएगी। तो देखो ये कोई लंबा चौड़ा चार्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। CL लीव फैमिली में नहीं आती है, CL ऑन ड्यूटी माना जाता है, तो CL के साथ कोई भी तरीके की छुट्टी नहीं जुड़ती है, तो इसमें भी नहीं जुड़ेगी CL के साथ, नहीं तो ये किसी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है। और आज दूसरी लीव एक और बात करेंगे जो आपको थोड़ा नई लगेगी, क्योंकि लीव के बारे में ऐसा जनरली किसी को मालूम नहीं है, लेकिन रेलवे ने एक प्रावधान दे रखा है तो उसकी भी हम बात करेंगे। पैरा 540
इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड पैरा 540 में। सेवानिवृत्ति की छुट्टी, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, मतलब सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए हमें छुट्टी चाहिए, तो ऐसी भी छुट्टी मिलती है। तो बोले ये कैसी छुट्टी है, ये तो सुना नहीं आपने। तो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट जो है, हमको सेवानिवृत्त होना है, उसकी तैयारी करनी है, पूरी जिंदगी रेलवे का काम किया है, घर पे जा नहीं पाए, अपने निवास स्थान पे जा नहीं पाए, परिवारों में जा नहीं पाए, तो रिटायरमेंट पे कहीं जाके शिफ्ट तो होना है। इसकी तैयारी के लिए सेवानिवृत्ति की लिए छुट्टी देते हैं। लेकिन इसमें प्रावधान ये है कि जैसा कि रिटायरमेंट पे 300 LAP आदमी लीव इंकेसमेंट लेता है। अब कर्मचारी ने बोला कि नहीं, मुझे लीव इंकेसमेंट नहीं लेना, मुझे तो रिटायरमेंट होना, उससे पहले तैयारी करनी है। तो वो अगर वो छुट्टी मांगता है LAP या LHAP, तो कर्मचारी को छुट्टी ये स्वीकृत की जा सकती है। वो 180 दिन की अधिकतम होगी, मतलब 180 दिन की अगर वो छुट्टी ले रहा है, मतलब 6 महीने की, तो 6 महीने की छुट्टी वो अगर ले रहा है, तो कर्मचारी को LAP या HAP LHAP स्वीकृत हो जाएगी और वो अपना रिटायरमेंट की तैयारी कर सकता है। वो अपनी LAP से काट दी जाएगी, उसको लीव इंकेसमेंट नहीं लेना है तो उस शर्त पे उसको दे देंगे। लेकिन ये 180 दिन 180 दिन उसके रिटायरमेंट से पहले पूरे हो जाने चाहिए, या जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन पूरे हो जाने चाहिए। रिटायरमेंट के बाद 180 दिन नहीं चलेंगे, क्योंकि जब रिटायर हो रहा है तो उसके बाद कैसे छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। तो रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के दिन इंक्लूड वो डे है जिसमें वो रिटायरमेंट होना है, वो इसमें शामिल है। और उसको 180 दिन की सेवानिवृत्ति की छुट्टी, जो कि सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए दी जाती है, वो आदमी ले सकता है। 6 महीने की छुट्टी मैक्सिमम होता है, तो उसकी LAP से ये कट जाएगी। लेकिन इसकी एक शर्त है कि सेवानिवृत्ति की छुट्टी अगर वो ले रहा है तो उसके साथ में EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जो मैंने इसी में पैरा में बताया है, उसके साथ इसको स्वीकृत नहीं की जा सकती। क्योंकि EOL की क्या कंडीशन है कि EOL वो छुट्टी सैंक्शन करवाए तो उसे वापस आना है और नौकरी करनी है, तो EOL इसमें शामिल नहीं होगी। क्योंकि भाई वो EOL रहा, 6 महीने रहा EOL, और फिर आके 180 दिन और ले लिया और अब मैं घर चला, तो EOL इसमें इसके साथ नहीं जोड़ी जा सकती। और भी छुट्टी है वो इसके साथ जुड़ जाएगी। तो इतना इसकी एक शर्त है बस। तो साथियों, ये आपको छुट्टी के बारे में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, दो चीज़ के बारे में आज का ये वीडियो बताया आप लोगों को। वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, चैनल को ज्वाइन करें। अभी ज्वाइन में मैं DR में जो लोगों की चार्जशीट है उसका विश्लेषण जो है एनालिसिस करके बताएंगे। जो मेंबर होंगे उन लोगों को इसके बारे में पता चलेगा कि आरोप पत्र जब अगर मिल जाता है तो उसको कैसे डील करें। तो चैनल में ज्वाइन करें। नमस्कार, मैं SD मीना।